पाकिस्तान है कि थोड़ा खुराफाती हरकत करता है। अब एडवांटेज है भारत का। देखो, आप टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, उनका मेन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट, काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट तो इंडिया में है। वो जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, तो हमारे पोर्ट से लॉजिस्टिक सप्लाई जो है हमारे पोर्ट से बन रही है। फिर क्या है कि बांग्लादेश का मौसम ऐसा है कि वहाँ कपास नहीं उगती है। कपास के लिए उन्हें भारत के ऊपर भारत ही देता है सर। हाँ, मतलब टेक्सटाइल तो भारत ही दे रहा है, वो गारमेंट बना के दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कपास बढ़िया क्वालिटी हम उनको दे सकते हैं, तो इट इज ए विन विन सिचुएशन। तो पाकिस्तान इस खेल में कहीं नहीं है। देखो, एक छोटी सी बात करता हूं, अगर साहब हवा का रास्ता बंद कर दें तो पाकिस्तान को बांग्लादेश जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान से जाओ अबू धाबी या श्रीलंका और वहां से एक और फ्लाइट पकड़कर बांग्लादेश जाओ, चाइना जाए। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान से कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश के लिए, समझ लिए बांग्लादेश से बासमती जाना है पानी के रास्ते से पाकिस्तान, या पान जाना है। बांग्लादेश का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो था, जब लैंड रूट खुले हुए थे, जब हम उनको सीधा ढाका से, कोलकाता से पाकिस्तान में ट्रक और रेल से एक्सपोर्ट करने देते थे, हर रोज 1 करोड़ रुपए का पान बांग्लादेश से पाकिस्तान जाता था। अब शिप से जाना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता है, पूरा तो अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल सर अमीन साहब ये है कि हमने 8% हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, 8% हिंदू हैं टेक्निकली, 2 करोड़ के आसपास माइनॉरिटीज़ हैं। तो 1 करोड़ 35 लाख जो माइनॉरिटी हैं, वो आज इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे? क्या उनको लग रहा है कि अब उनके जीवन में शांति है, सिक्योरिटी है, नहीं है? और क्या होता है सर, एक आग इग्नाइट हो रही थी जब जब ये सुनने में आ रहा था कि किसी हिंदू क्या कत्लेआम हुआ, एक दिन पहले भी मारा है। तो यहाँ पे बैठे बैठे एक आग थी, एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था। तो कैसा रहेगा सर? पहला सवाल ये कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ कितने सुरक्षित, दूसरा ये कि मैं बंगाल के रास्ते आपसे उस चुनाव पे भी बाद में सवाल करूँगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है वहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ का, तो माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा सख्त रुख अपनाया था हमारे डिप्लोमेटिकली अंदर बातें जो चल रही थी। और देखिए, कमी भी आई थी, जो एकदम खुलेआम उनके घर फूके जा रहे थे, उनको जेल में डाला जा रहा था या उनको तंग किया जा रहा था, बस्तियों में आग लगा दी गई, मंदिरों को बंद कर दिया गया, पुजारियों को भी बंद कर दिया उठा के। तो ये सब बातें वारदात कम हुई थी। हमारा जब देश ने इंटरवेन किया, उनके यूनिट सरकार के टाइम में एकदम कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और इन हालात को देखते हुए जब देखा उन्होंने, और जो आए हैं मिस्टर रहमान, उन्होंने भी हमारी सिंपैथी भी देखी है, पढ़ा लिखा भी है सर। ऐसा नहीं कि विश्व पे बैठ के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको पूरा दुनिया को देखना पड़ेगा। कोई एक जगह से नहीं काम चलेगा कि हम एक रिलीजन को देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से। लेकिन अब हमारे जो लोग हैं, चूँकि वो बात जो चल रही थी पिछली बार की पार्टी में, उस वक्त इनका स्ट्रिक ज़्यादा था, कमांड ज़्यादा था, तो कट्टरपंथी हावी थे, इसलिए जो भी वारदात हुई। लेकिन अब ना तो उनकी मदर का टाइम रहा, और लेटेस्ट समय भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, दुनिया चेंज चाहती है, और ये बांग्लादेश को डेवलप करेंगे। तो डेवलप करने के लिए अपना गड्ढा नहीं खोदेंगे कि माइनॉरिटीज़ को तंग करें। अमीन साहब ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथ की हार हुई है। बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई कट्टरपंथ चला जाएगा बांग्लादेश से? अदिति, कमांड तो रहेगा। देखो, जब 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, उसमें तो उन्होंने सेक्युलर वर्ड डाल ही दिया था प्रीएम्बल में। बाद में जब बीएनपी पावर में आई तो उन्होंने उस शब्द को निकाल कर थोड़ा सा मुस्लिम एंगल डाल दिया था। तो लेकिन अच्छी बात है, कम से कम बोलने के लिए बीएनपी हमेशा बोलती रही है, और अभी बोलती रही है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। देखो, क्या माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सेफ रहेंगी? मेरे काफ़ी रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। अगर कहीं पे भी माइनॉरिटीज़ को सेफ रखना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काम करना चाहिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक है पुलिस को माइनॉरिटीज़ को बचाना पड़ेगा। पुलिस हमेशा ऊपर देखकर काम करती है, अपने एमपी, एमएलए, होम मिनिस्टर। अब तक तो केयर टेकर होम मिनिस्टर था, जो कि असल में एक हुडलुम था, हुड़दंगी था। अब आशा करता हूं कि एक बैलेंस्ड, मॉडरेट, परिपक्व। ऐसे केस में 1 मिनट, लास्ट सेंटेंस, माइनॉरिटीज को हक दिलाने में और सेफ रखने में बहुत बड़ा काम वहाँ की जुडिशरी का होगा।
हुआ क्या था जब वो पिछले साल जुलाई अगस्त में गड़बड़ 2024 में गड़बड़ हुई, तो जितने जज थे, एडवोकेट थे, टॉप जुडिशियल ऑफिसर्स थे, हटा दिया गया। सबको भगा दिया गया, जबरदस्ती रिजाइन कराया गया, उनकी ऑफिस तोड़ दिए गए, घरों में घुस गए ये उपद्रवी। अब इस सरकार को, अच्छा, उनकी जगह अपॉइंट किनको किया? अपॉइंट किया गया ये धार्मिक विचारों वाले जुडिशियल ऑफिसर्स को। तो अगर माइनॉरिटीज को वहां सेफ रखना है तो अभी इस सरकार को आस्ते आस्ते न्यूट्रल, मॉडरेट और संविधान पर यकीन करने वाले जुडिशियल ऑफिसर्स को वापस लाना पड़ेगा। हाँ, पर जी। उसमें काफी स्ट्रिक्ट रुख अपनाना पड़ेगा उस 2 करोड़ लोगों के लिए। एकदम। अमीन साहब, क्या कभी शेख हसीना वापस आ सकती हैं? ऐसा कोई कोशिश होगी? बीएनपी क्या उतने खुले विचारों की लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी कि शेख हसीना अगर अपने घर आना चाहें या वापस से आवामी लीग अपनी पॉलिटिकल प्रैक्टिस करना चाहे, क्या ये संभव है? वो तो असंभव है, क्योंकि यही रहमान है जिनकी मदर को उन्होंने जेल में डाला था और बीमारी की हालत में भी उनको जेल से बाहर नहीं किया, ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। तो जिस हालात में वो उनकी डेथ हुई है खालिदा जिया की, तो वो तो नहीं चाहेंगे और ना ही इनके किसी रिलेटिव को अंदर आने चाहेंगे, ना इनकी पार्टी को जन्म देंगे। राइट, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है। और हो सकता है कि ये बाद में इंडिया से इनकी डिमांड भी की जाए। इन पे केसेस चले हैं शेख हसीना के ऊपर, इन पर केस चलेंगे प्रत्यर्पण के लिए। प्रत्यार्पण के लिए। अगर हमारी लीगल ट्रीटी तो है तो उनको देना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान से मांगेंगे, अब हिंदुस्तान का क्या रुख होता है, क्या कमिटमेंट होता है ये शेख तो हसीना से? हमारी एक मैं आपको पिंक political। पर्ची बहुत सुना अपन ने इसमें, जिसमें ये देखा कि जनमत संग्रह हुआ उस जुलाई वाले जो एक पूरा कि किस तरीके से हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति भी होंगे, उसमें बीएनपी का रुख कितना होगा? क्या बीएनपी कभी चाहेगी? पहले तो मैं उस पिंक पर्ची के बारे में जिक्र करना चाहूंगी, जो जुलाई कमिटमेंट जो है उन्होंने, जो एक और साथ में आया है, बदलाव होगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये एक मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर होंगे, ना कि ये ओल्ड। तो इनके जो विचार होंगे, देखिए जो आदमी बाहर पढ़ा है, यूरोप में पढ़ा हुआ है, तो यूरोप का कल्चर अलग है, यूरोप की बात अलग है, वहाँ का डेवलपमेंट देखा है इन्होंने और अपने देश का भी डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो जो यहाँ की जनता है वो एक्सपेक्ट यही करेगी, तभी ये आगे रन कर सकते हैं। क्योंकि यंग है, इनको अभी देश को चलाना है और देश को चलाने के लिए इन्हें भी आगे सपोर्ट भी चाहिए। तो ये देखिए कट्टरपंथी को भी धीरे धीरे साइड लाइन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पूरा कमांड लेंगे। और वही जुलाई चार्टर पे आप क्या कहेंगे? देखो आदित्य, जुलाई चार्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये क्यों ओरिजिन हुआ ये समझना पड़ेगा। 15 साल तक शेख हसीना ने जैसे राज किया, विरोधी पक्ष को बीएनपी को दबा के रखा, जमात को कंट्रोल में रखा। उनको लगा कि शायद उनका संविधान ऐसा है जहां पावर टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन प्राइम मिनिस्टर्स पावर्स। तो होता क्या है कि अब वो उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनपी चाहेगी डिसेंट्रलाइज करना? देखो, बीएनपी चाहेगी डिसेंट्रलाइज करना। देखो, अवामी लीग तो आएगी वापस, लेकिन अभी विद नहीं। और विदाउट शेख हसीना? देखो, 2-3 चीजें हैं। शेख हसीना क्या अगले 5 साल में वापस जाएंगी? नहीं जाएंगी। भारत के पास एक बड़ा तुरुप का इक्का है। हम कहेंगे कि देखो, इंटरनेशनल लॉ बड़ा क्लियर है, प्रत्यार्पण होगा, लेकिन उसके पहले उनको बोलना पड़ेगा कि सजाए मौत नहीं है। अगर वो सजाए मौत देते हैं तो भारत सरकार वेल विद इन राइट होगी उनको वापस ना भेजने के लिए। हाँ, ये हमारी पावर है, इंटरनेशनल रूल बेस्ड दुनिया है। दूसरी बात है कि क्या बीएनपी अवामी लीग को आने देगी? देखो, एक इलेक्शन में एक फैक्टर होता है कि जनता इस 5 साल में तो बांग्लादेश की बीएनपी से बोर नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आस्ते आस्ते भविष्य में बीएनपी से बोर हो जाए और एक इंटरनल डिमांड आए कि अवामी लीग को वापस लाया जाए।